हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक से क्या हो सकता है। हम मूल्यांकन के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मूल्यांकन परिमाणात्मक और गुणात्मक दो तरीके का होता है। और जब मूल्यांकन में जो परिमाणात्मक विधियाँ हैं, लिखित थी, निबंधात्मक परीक्षाएँ थी, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ, उनको हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद एक जो नया टॉपिक है वो है कि मूल्यांकन की गुणात्मक विधियां मूल्यांकन के अंदर कौन कौन सी होती हैं, जिनसे विद्यार्थियों के गुणों के बारे में, विद्यार्थी के भावनात्मक पक्ष के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो देखिए, गुणात्मक पक्ष से क्या होगा, विद्यार्थी का जो भावात्मक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, इनके माध्यम से क्या होगा, विद्यार्थी का जो भावात्मक पक्ष है, विद्यार्थी का सामाजिक पक्ष है, और या व्यक्ति का जो राजनीतिक पक्ष है, उसके बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसके बारे में क्या मिलती है, हमको जानकारी मिलती है। अर्थात उस विद्यार्थी की जो आदतें हैं, उसका जो व्यवहार है, उसके बारे में हमको इसके क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, इसकी पहली विधि में लेते हैं कौन सी, आवृत्ति मापनी। तो देखिए, आवृत्ति कहते हैं किसे, इसको पहले अर्थ समझें। आवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, मतलब दृष्टिकोण। जैसे कोई विद्यार्थी है, किसी स्टूडेंट का समाज के प्रति, किसी स्टूडेंट का धर्म के प्रति, और किसी स्टूडेंट का मतलब समाज के प्रति, किसी स्टूडेंट का धर्म के प्रति, किसी स्टूडेंट की किसी जो कोई प्रथा चल रही है उसके प्रति जो उसकी सोच होती है या जो नजरिया होता है, वो उसकी क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है। तब वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति मापनी किसे कहते हैं, जब किसी तरीके से इन तीनों चारों चीज़ों को जब नापने की कोशिश की जाए, तब वो क्या कहलाती है, आवृत्ति मापनी कहलाती है। ठीक है, तो ये एक विद्यार्थी के भावात्मक पक्ष को बताएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आपकी विधि इंक्लूड होती है, वो होती है आपकी समाजमिति विधि, और इसको सोशियोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसका नाम इंग्लिश में मिल जाता है, हिंदी में लिख देते हैं कि सोशियोग्राम क्या है। ठीक, तो समाजमिति विधि को देने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है J.L. मोरेनो, जॉन लेविस। इनका पूरा नाम है जॉन लेविस मोरेनो। एक बार बता देते हैं, इनका नाम है इनका नाम है जैकब लिवी मोरेनो। इन्होंने 1934 के अंतर्गत एक विधि दी थी, उसका नाम था समाजमिति विधि। समाजमिति विधि से मतलब क्या है, समाजमिति विधि से मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की समाज के अंदर क्या स्थिति है, मतलब उसका व्यवहार है, समाज में क्या उसका सम्मान है, समाज में उसको कितने लोग उसको चाहते हैं, क्या उसकी नेतृत्व क्षमता है, तो समाजमिति विधि कहलाती है। जब किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के बारे में इन जानकारियों का पता चल जाए कि कोई व्यक्ति है, उसकी समाज में स्थिति क्या है, समाज में उसका व्यवहार कैसा है, समाज में लोग उसको कितना चाहते हैं, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, तब इस विधि को कौन सी विधि बोला जाता है, समाजमिति विधि बोला जाता है। देखिए, जब इन चीज़ों के बारे में हमको पता चल रहा है, तो ये विद्यार्थी के कौन से पक्ष में माना जाएगा, कौन से में, गुणात्मक पक्ष के अंदर माना जाएगा, क्योंकि ऐसा संख्यात्मक पक्ष या परिमाणात्मक मूल्यों से संभव है नहीं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजमिति विधि है तो कैसी विधि है, गुणात्मक। आवृत्ति मापनी है तो कैसी है, गुणात्मक। अब आ जाते हैं हम अवलोकन विधि पर। कौन सी विधि पर, अवलोकन विधि पर। तो देखो, अवलोकन विधि के जो जनक हैं वो है आपके कौन, वाटसन। कौन है, वाटसन है। अवलोकन विधि के जनक कौन है आपके, वाटसन है। देखो, मैं इसको याद करा देता हूँ। अवलोकन माने क्या होता है, देखना। अवलोकन माने क्या होता है, देखना। और वाट, देखो जो बल्ब होता है, बल्ब किसके होता है, वाट का होता है कि 10 वाट का है या 20 वाट का है या 50 वाट का है। तो वाट जो शब्द है
वाट के माध्यम से क्या करते हैं, हम देखते हैं ना किसी चीज़ को। जब बल्ब जलेगा तभी तो हमें कोई चीज़ दिखाई देगी, बिना बल्ब के तो हमें कोई चीज़ दिखाई देगी नहीं। तो आप इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि देखना, अवलोकन मतलब देखना, देखेंगे किससे, वाट से। वाट मतलब बल्ब लग रहा होगा तो हम उस चीज़ को देख पाएंगे। तो वाट या बल्ब के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अवलोकन देखना है तो किससे, वाट या बल्ब से, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अवलोकन विधि के जो जनक है वो कौन हैं, आपके वाटसन हैं। अवलोकन विधि का मतलब क्या है, अवलोकन में क्या करना है कि विद्यार्थी से आप कुछ भी नहीं कहेंगे, विद्यार्थी से आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, केवल आप क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। केवल आप क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे और अवलोकन करते रहेंगे कि विद्यार्थी कैसी प्रकार की क्रियाएं करके चल रहा है, ठीक है। विद्यार्थी कौन से प्रकार की क्रियाएं करके चल रहा है। इसमें जो मेन बात है आपको जो ध्यान रखनी है, आप इसको लिखना है कि ये जो अवलोकन विधि है ये आपके छोटे बच्चों पर, छोटी क्लास के विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे, जैसे हम कह सकते हैं पूर्व प्राथमिक प्लस प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों पर अप्लाई होती है। क्योंकि क्या होता है इसमें, अवलोकन में केवल हम अवलोकन में हम क्या करेंगे, केवल विद्यार्थी को देखेंगे, उससे कुछ कहेंगे नहीं। तो देखने मात्र से केवल जो हम पता लगा सकते हैं वो केवल छोटे बच्चों के बारे में ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे इस बात को समझ जाते हैं कि हमारा कोई इंस्पेक्शन करने आ रहा है या निरीक्षण करने आ रहा है, बट लेकिन छोटे बच्चे अपने काम को करते रहते हैं और आप उसमें अवलोकन कर सकते हैं। दूसरी इसमें विशेषता यह है कि यही विधि क्यों अप्लाई होती है, तो यही विधि इसीलिए अप्लाई होती है कि भाई देखो कि अवलोकन के अलावा और ऐसी कोई और भी तो विधि नहीं है जिससे हम बच्चों की लिखित परीक्षा ले नहीं सकते, बच्चों की मौखिक परीक्षा हम ले नहीं सकते। तो बच्चों के लिए जो हम काम कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल हम अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। अवलोकन विधि को देने वाले विद्वान का नाम क्या है, अवलोकन विधि को देने वाले विद्वान का नाम है क्या, वाट, देखना। अवलोकन मतलब देखना, देखें किससे, वाट से, और वाट मतलब बल्ब, तो हम देखें अवलोकन मतलब वाटसन। समाजमिति विधि के जो जनक हैं वो क्या है, J.L. मोरेनो, जैकब लिवी मोरेनो, ठीक है। इन दोनों के वैज्ञानिकों के नाम रखें, याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो आएगा निरीक्षण। कौन सा आएगा, निरीक्षण। निरीक्षण जो विधि है ये बड़े विद्यार्थी हों, उच्च कक्षा के विद्यार्थी, ये उच्च कक्षा के विद्यार्थियों पर लागू होती है। उच्च कक्षा के विद्यार्थियों पर लागू होती है कि हम ढंग से जाकर के बच्चों को क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, विद्यार्थियों की जांच कर सकते हैं, विद्यार्थियों से क्वेश्चन आंसर जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब वो क्या कहलाता है, हमारा निरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। तो निरीक्षण में भी हम गुणात्मक गतिविधियों को देख सकते हैं। जैसे विद्यार्थी से आप कुछ भी कहें नहीं और उससे हम पूछते रहें, कुछ ना कुछ पूछें, जैसे उसका निरीक्षण ये करें कि आपके जैसे उससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप निरीक्षण जैसे हम गए कि आप कौन सी विषय में इंटरेस्टेड हैं। जैसे आप क्लास में गए, क्लास में आपने बच्चे को ये पढ़ते हुए देखा कि वो साइंस पढ़ रहा है और एक बच्चा क्या पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक विद्यार्थी साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और एक विद्यार्थी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये जो परीक्षा है हमने आकलन किया है वो विद्यार्थियों केवल देखने के माध्यम से या निरीक्षण के माध्यम से या जांच करने के माध्यम से हमने इसको पता लगाया है। किसके माध्यम से पता लगाया है, जांच करने के माध्यम से। तो निरीक्षण है ये आपकी कैसी विधि है, आपकी गुणात्मक विधि है। कैसी विधि है, आपकी गुणात्मक विधि है। और देखिए हम क्या लेते हैं, दो प्रकार के रिकॉर्ड हैं आपके। एक आएगा आपका, एक है आकस्मिक निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। इसका दूसरा नाम होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। और एक और हम पढ़ेंगे संचयी अभिलेख। क्या पढ़ेंगे, संचयी अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, कम्युलेटिव रिकॉर्ड,
तो देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं हम कि आकलन, ये आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या है और संचयी अभिलेख क्या है, दोनों को समझ लेते हैं बारी बारी से। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख से मतलब है कि किसी विद्यार्थी का आकस्मिक रूप से जाकर के हम क्या करें, निरीक्षण करेंगे। जैसे हम विद्यार्थी के रूम पर गए, विद्यार्थी जहाँ पर रह रहा है, जहाँ पर वो पढ़ाई करता है, उसके रूम पर गए, रूम पर जाकर के हमने जाकर के क्या किया, निरीक्षण किया। जैसे उसकी डायरी देखी हमने कि उसकी डायरियों में किस प्रकार की मतलब क्या लिखा हुआ है। जैसे उसकी डायरी में ये लिखा हुआ है पर डे रेगुलर का, माना कि उसके हिसाब लिखा हुआ है कि इतना मैंने यहाँ खर्च किया, इतना यहाँ खर्च किया, इतना यहाँ खर्च किया। इसका मतलब क्या है, वो विद्यार्थी क्या है, मितव्ययी भी है। ठीक है, क्योंकि यदि वो मितव्ययी नहीं होता तो इस चीज़ को वो लिखता नहीं कि मैं 10 रुपये की चीज़ ये लेके आया, 20 की ये लेके आया, 50 की ये लेके आया, इसको वो नहीं लिखता। दूसरी बात, हम गए उसके रूम में, जब हमने देखा कि उसकी जो डायरी है, उसकी डायरी में जो शेर और शायरी हैं, शेर और जो शायरी है, माना कि उसके शेर और शायरी कौन से मिलते हैं, देशभक्तिपूर्ण मिलते हैं। शेर और शायरी क्या मिलते हैं, देशभक्तिपूर्ण मिलते हैं, तिरंगा झंडा से रिलेटेड मिलते हैं, और या भारत के महान कवियों से रिलेटेड मिलते हैं, या महान जो वीर हैं उनसे रिलेटेड मिलते हैं, तब हम कहेंगे कि उसकी आधार पर हम रिजल्ट निकालेंगे कि विद्यार्थी एक कैसा, एक देशभक्त प्रकार का विद्यार्थी है। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में, इस आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख को स्वयं विद्यार्थी द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, स्वयं विद्यार्थी द्वारा। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख को स्वयं विद्यार्थी के द्वारा बनाया जाता है, अर्थात उसे स्वयं ही लिखा जाता है। वो खुद लिखता है अपने बारे में वो खुद लिखता है कि मेरी आदतें क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे कब पढ़ना है, कब जगना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, ये सारी बातें जो लिख रहा है वो विद्यार्थी खुद लिख रहा है। ठीक है। अब आ जाइए, तो आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है, ये भी आपकी कैसी विधि है, गुणात्मक, क्योंकि इससे भी हम विद्यार्थी के गुणों के बारे में परिचित होंगे कि विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है, या विद्यार्थी की सोसाइटी के अंदर क्या इमेज है, वो कैसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है संचयी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, संचयी अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। संचयी अभिलेख से मतलब ये है, देखिए इसको स्कूल के द्वारा तैयार किया जाता है, स्कूल द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, स्कूल के द्वारा। इसको किसके द्वारा तैयार किया जा रहा था, विद्यार्थी, स्वयं विद्यार्थी के द्वारा। इसको स्कूल के द्वारा मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी है अपना हेडमास्टर है, या आपका जो प्रिंसिपल है, या आपका जो टीचर है, वो आपके बारे में इसको तैयार करेगा। इसके बारे में क्या होगा संचयी अभिलेख में, कि विद्यार्थी का जो भी रिजल्ट है, परिणाम के बारे में लिखा जाएगा कि विद्यार्थी का कैसा परिणाम रहता है, विद्यार्थी पढ़ने लिखने में कैसा, ये बातें लिखी जाएंगी। विद्यार्थी खेल कूद में विद्यार्थी कैसा, ये बातें लिखी जाएंगी। जैसे विद्यार्थी से ने किसी प्रतियोगिता में जाके भाग लिया और प्रतियोगिता में उसकी क्या स्थिति आई है, उसको वहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो विद्यार्थी की जो भी उपलब्धि हैं, चाहे वो शैक्षिक हों, चाहे वो क्या हों, शैक्षिक हों, चाहे वो शैक्षिक हों, चाहे शैक्षिक हों, दोनों ही प्रकार की जो उपलब्धियों को विद्यालय के द्वारा लिखा जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, संचयी अभिलेख कहलाता है। अब देखो संचयी अभिलेख से फ़ायदा क्या होगा। संचयी अभिलेख से फ़ायदा ये होता है, जैसे कोई विद्यार्थी है, उसके बारे का उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसकी परसेंटेज ये है, ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, इसने प्रतियोगिता में वहाँ पे भाग लिया था तो प्रथम स्थान आया था। तो इस प्रकार के शब्दों से या जानकारी से पता चल रहा है कि विद्यार्थी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसके वो मतलब मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। तो क्या होगा, कोई भी कॉलेज वाला होगा उसके लिए एडमिशन की क्या नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। कोई भी कॉलेज वाला क्या नहीं करेगा, उसके एडमिशन की मना नहीं करेगा। तो विद्यार्थी जब कहीं पर एडमिशन लेने जाता है या उसकी प्रगति को कोई पढ़ना चाहता है, तो उसको किसके आधार पर पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है संचयी अभिलेख के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ सकता है, संचयी अभिलेख के आधार पर। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। संचयी अभिलेख हो गया। संचयी अभिलेख और आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पक्का ही इनको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, साक्षात्कार विधि। कौन सी विधि, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। कौन सी विधि है, इंटरव्यू वाली विधि है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि को देने का जो काम किया वो किया जॉन डार्ले। क्या डार्ले, जॉन डार्ले। किसने दिया है साक्षात्कार विधि को, जो दिया है किसने दिया है, जॉन डार्ले ने दिया है। किसने दिया है, जॉन डार्ले। साक्षात्कार में क्या होता है, साक्षात्कार में ये होता है कि एक जो व्यक्ति है,
एक जो व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के क्या बैठ जाएगा, आमने सामने बैठ जाएगा। आमने सामने बैठ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आमने सामने बैठ करके क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब वो विधि आपकी कौन सी कहलाती है, साक्षात्कार विधि कहलाती है। तो देखिए ये साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक तो होता है संरचित और एक होता है असंरचित। संरचित से मतलब है प्री प्लान्ड हो, प्री प्लान है, पहले से ही प्री प्लान्ड है, और ये प्लान्ड नहीं है, ये प्लान्ड नहीं है, इसके लिए प्लान पहले से नहीं है। जैसे आरएएस के इंटरव्यू है, आरएएस के जब इंटरव्यू होते हैं तो इनके लिए बता दिया जाता है कि जैसे कि आपके जो इंटरव्यू है इस डेट से तो स्टार्ट होंगे, इस टाइम पर आपको आना है। ये वाली बात, डेट और टाइम वाली बात आपको कम से कम 2 महीने पहले या 3 महीने पहले बता दी जाती है, क्योंकि क्या है 2 या 3 महीने पहले बता दी जाती है, क्योंकि वो पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें इस प्रकार से विद्यार्थियों के इंटरव्यू लेना है। तो ये क्या कहलाएगा, संरचित प्रकार का इंटरव्यू कहलाएगा। एक होता है असंरचित प्रकार के इंटरव्यू। असंरचित प्रकार का इंटरव्यू ये है कि जैसे विद्यार्थी पढ़ने को गया, विद्यार्थी आज विद्यालय पढ़ने को गया और वहाँ पर ये कहा गया कि आज आपका इंटरव्यू होगा, आज आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, तब वो क्या है, असंरचित, मतलब उसके बारे में कोई प्लान नहीं था, उसके बारे में कोई प्लान नहीं था। स्टूडेंट इसके लिए क्या नहीं था, इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। स्टूडेंट इसके लिए क्या नहीं था, स्टूडेंट पहले से इसके लिए क्या नहीं था, प्रिपेयर ही नहीं था कि मतलब मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके मतलब क्या होगा, वहाँ पे जाके मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्रकार का मूल्यांकन कठिन होता है, विद्यार्थी के लिए कौन से प्रकार का मूल्यांकन कठिन होगा। तो विद्यार्थी के लिए जो मूल्यांकन कठिन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, असंरचित होता है। कौन सा होता है, असंरचित। असंरचित जो मूल्यांकन है ये क्या रहेगा, विद्यार्थी के लिए क्या रहता है, कठिन रहता है। कैसा रहता है, कठिन। और ये संरचित वाला क्या रहता है, सरल रहता है। ये सरल क्यों रहता है, क्योंकि ये पहले से प्लानिंग है। 2 महीने के आप प्लान कर सकते हो, 2 महीने के अंदर आप करंट अफेयर्स है आप पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हो, आप जो भी इससे रिलेटेड ज्ञान है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। बट असंरचित में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए संरचित क्या हो जाता है, आपके लिए टफ हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो साक्षात्कार एक ऐसी विधि है, एक गुणात्मक विधि है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉरी, इसी में एक और विशेषता है जांच सूची। जांच सूची, और हम करेंगे एक प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि, प्रश्नावली विधि। देखो जांच सूची से मतलब क्या है, जांच सूची को कहते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके उत्तर विद्यार्थियों किस में देने होते हैं, यस या नो में। जैसे ये सबसे पहली बात, जांच सूची क्या है, ये छोटे बच्चों पर अप्लाई होगी। छोटे बच्चों से मतलब है पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी। ठीक है, पूर्व प्राथमिक प्राइमरी इन दोनों पर क्या होगी, ये अप्लाई होगी। इसमें क्या है, यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यस नो टाइप कैसे होंगे, जैसे हम विद्यार्थियों से ये पूछें क्या आप आज नहा कर आए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या आज आप नहा कर आए हैं, नहा कर आए हैं, ये आपसे क्या क्वेश्चन, तो विद्यार्थी या तो यस कहेगा या क्या कहेगा, नो कहेगा। जैसे विद्यार्थी ने कह दिया कि यस। एक और क्वेश्चन पूछा, क्या आप माता पिता का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उन्होंने बोला यस। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपने देखे होंगे छोटी छोटी क्लासों के बच्चों से पूछे जाते थे चेकलिस्ट के रूप में, कि आप नहाते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप खाना खाते हैं, क्या आप माता पिता का सम्मान करते हैं, है ना, क्या आप घर जाके पढ़ाई करते हैं, क्या आप अपने साफ़ सफाई खुद करते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक चेकलिस्ट के रूप में दिए जाते हैं। तो चेकलिस्ट भी आपकी ऐसी विधि है, एक गुणात्मक विधि है। चेकलिस्ट भी आपकी एक कैसी विधि है, गुणात्मक विधि है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को देने का कार्य किया हो गया वुडवर्थ ने। किसने किया है, वुडवर्थ ने किया है। वुडवर्थ किसने किया है, वुडवर्थ ने किया है। प्रश्नावली विधि से मतलब क्या है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बनी है। जैसे प्रश्न प्लस अवली। प्रश्न से मतलब हो गया प्रश्न, और अवली का मतलब होता है श्रृंखला। क्या,
तो इसका मतलब हो गया प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्नों की श्रृंखला। अर्थात यहाँ पर हमारे जो क्या होगा, प्रश्नों की श्रृंखला होगी, विद्यार्थी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा काम किसका होगा, प्रश्नावली विधि का होगा। ऐसा काम किसका होगा, प्रश्नावली विधि का होगा। और प्रश्न पूछने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, प्रश्न पूछने के तरीके आपसे कई सारे हो सकते हैं। जैसे प्रश्नावली विधि की प्रकार के बारे में बात करेंगे, प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होती है, तो प्रश्नावली विधि आपकी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक होती है खुली प्रश्नावली, एक होती है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, एक होती है चित्रित प्रश्नावली। कैसी, चित्रित प्रश्नावली। और एक कौन सी होती है आपकी चित्रित प्रश्नावली के अलावा एक और होती है आपकी खुली, बंद, चित्रित, और एक होती है मिश्रित। एक कैसी होती है, मिश्रित प्रश्नावली। कैसी प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। देखिए इसके अर्थ को समझें। खुली प्रश्नावली से मतलब क्या है, खुली प्रश्नावली से मतलब यह है कि विद्यार्थी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे वो इनका उत्तर कैसे रूप में दे सके, खुले रूप में दे, अर्थात वो खुल करके दे। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा विद्यार्थी से कि ये बताया कि राजस्थान के इतिहास में किन किन योद्धाओं का, किन किन वीर पुरुषों का योगदान रहा है, उसे आप विस्तार से बताइए। तो क्या हुआ, राजस्थान में कोई एक योद्धा तो रहा नहीं है। आप जैसे महाराणा प्रताप से स्टार्ट कर दो, महाराणा प्रताप से पहले स्टार्ट करो, ठीक है ना, तो काफ़ी सारे योद्धा हैं आपको हो जाएंगे। जैसे आप महाराणा प्रताप का भी वर्णन करोगे, पृथ्वीराज चौहान का भी आप क्या करोगे, वर्णन करोगे, और पाबू जी, हड़बू जी, कल्ला जी, गोगा जी, इन्होंने भी मतलब क्या है, एज ए महापुरुष के तौर पर ही काम किया है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आपको लिखित रूप में देना पड़ रहा है, और आपके विचारों, आपको मतलब जो विचार हैं, विचार प्रदर्शन करने की क्या स्वतंत्रता, विचार प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। विचार प्रदर्शन की क्या है, स्वतंत्रता। तब वो विचार प्रदर्शन की स्वतंत्रता है, तब वो कैसी प्रश्नावली कहलाएगी, खुली प्रश्नावली कहलाएगी। बट लेकिन बंद के बारे में बात करें तो बंद प्रश्नावली से मतलब ये है कि आपके लिए कोई क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन का आंसर आपको केवल यस या नो में ही देना है। मतलब बंद से मतलब है यहाँ अब अपने आप को माइंड को काम में नहीं लेना है, केवल आप यस या नो में आप इसका उत्तर देंगे। जैसे बंद से मतलब क्या है, जैसे कि आपसे पूछा गया, आप कहीं पर गए, मतलब किसी के घर पर आपसे पूछा कि आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, आप क्या कह रहे हो, वहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। बट लेकिन आपके दिमाग में ये है यार गर्मियों का मौसम है, चाय कॉफ़ी क्यों पूछ रहे हो आप हमसे, पूछो तो किसी पूछो, कोल्ड ड्रिंक की पूछो। बट लेकिन ऑप्शन ही उन्होंने क्या दिया कि चाय पीनी है या क्या पीनी है, कॉफ़ी। तो आपको इन दो में से एक ही डिसाइड करना है, इसमें आपके लिए तीसरा ऑप्शन नहीं है। तब वो क्या कहलाता है, तब वो आपका क्या कहलाता है, जैसे आपने कहा था मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तब वो आपका क्या कहलाता है, बंद प्रश्नावली कहलाता है। अब जो ABCD टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ABCD टाइप के क्वेश्चन में भी क्या है कि आपको सोचना नहीं है, जो ऑप्शंस दे रखा है उन्हीं में से आपको आंसर देना है। कभी कभी विद्यार्थी कहता है कि सर इसका आंसर तो ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तो नहीं है, बट लेकिन किसी भी तरीके से यदि वो इंक्लूड हो रहा हो तब भी आपको वही आंसर देना, तब वो कैसी प्रश्नावली कहलाती है, बंद। मतलब दिमाग का प्रयोग किए बिना आप यस और नो का उत्तर दें, तब वो क्या कहलाती है, बंद प्रश्नावली कहलाती है। अब आ जाइए चित्रित प्रश्नावली। जब कोई प्रश्न का उत्तर हम चित्र के रूप में दें, किसके रूप में दें, चित्र के रूप में दें। जो कोई प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है, प्रश्न का उत्तर हम किसके रूप में देना चाह रहे हैं, विद्यार्थी को चित्र के रूप में देना चाह रहे हैं, तो वो कैसी प्रश्नावली कहलाती है, चित्रित प्रश्नावली कहलाती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा कि आप राजस्थान में कहाँ से हैं, तो आपने क्या कहा कि राजस्थान का आपने नक्शा बनाया, राजस्थान का नक्शा बना के आपने मतलब ये बता दिया कि ऐसे सेंटर में आपने बता दिया यहाँ, और आपने मैप बना दिया। जैसे किसी ने मैप बना दिया और बता दिया कि मैं वही कहाँ से हूँ, जयपुर। जैसे माना कि उसने जो मैप बनाया है वो मैप किसका बना दिया है, जयपुर का बना दिया है। मैप किसका बना दिया, जयपुर का बना दिया, तो हमें समझ जाएंगे कि वो विद्यार्थी कहाँ से है, जयपुर से है। जैसे कोई विद्यार्थी है माना कि भरतपुर से, तो उसने अपना यहाँ ही अपना मैप बना दिया। कोई आदमी है माना कि डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड थी, तो वो क्या करेगा, नीचे की साइड अपना मैप वो बना देगा, जिससे चित्र के माध्यम से ही पता चल जाए कि वो विद्यार्थी क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मिश्रित प्रश्नावली से मतलब क्या है, मिश्रित प्रश्नावली को समझें। मिश्रित का मतलब यह है कि जब आपसे क्वेश्चन की सीरीज एक इस प्रकार से पूछी जाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएं कि जो उसमें खुले प्रकार के भी प्रश्न हैं, बंद प्रकार के भी प्रश्न हैं, उसमें चित्रित प्रकार के भी प्रश्न हैं,
तो ये जो प्रश्नावली है वो आपकी क्या कहलाएगी, मिश्रित टाइप की प्रश्नावली कहलाएगी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का मिक्सचर है, सभी प्रकार का मिक्सचर है। मिक्सचर में कौन कौन सा है, खुली है, बंद है, चित्रित है, तीनों प्रकार का यहाँ आपका क्या दिया गया है, मिश्रण दिया गया। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं प्रश्नावली विधि को। प्रश्नावली विधि को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, वुडवर्थ है। और अवलोकन विधि को, अवलोकन मतलब देखना, देखना किससे, वाट से, ठीक है, वाट मतलब बल्ब, तो उस किसने दिया है, वाटसन ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्रम निर्धारण मापनी और जीवन इतिहास विधि। और देखिए क्या है, क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी। देखो क्रम निर्धारण मापनी क्या है, क्रम निर्धारण मापनी से मतलब क्या होता है, देखिए इसको मतलब रेटिंग स्केल, रेटिंग SCALE, रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण मापनी। पहली बात, क्रम निर्धारण मापनी को देने वाले जो विद्वान है उनका नाम है लिकर्ट एवं थ्रस्टन। क्रम निर्धारण मापनी को देने वाले विद्वान का नाम है लिकर्ट एवं थ्रस्टन। इसको रेटिंग स्केल भी बोला जाता है। और रेटिंग स्केल से मतलब क्या है, रेटिंग स्केल से मतलब ये जैसे किसी विद्यार्थी से हम क्या पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। और क्वेश्चंस इस प्रकार का होगा जिसका जो आंसर है उसको रेटिंग के रूप में देना है। रेटिंग मतलब कि पहले नंबर पर देना है उस चीज़ को, या दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर या पांचवें पर। जैसे आप एक क्वेश्चन से समझें, जैसे क्वेश्चन है आपके लिए कि आप विज्ञान पसंद करते हैं। क्वेश्चन है क्या आप विज्ञान पसंद करते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से, क्या आप विज्ञान पसंद करते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी किस प्रकार से उत्तर देगा, ऑप्शन उसके लिए क्या है, ऑप्शन है आपका ABCD और E, सारे उसके लिए ऑप्शन है। और सारे ऑप्शन में उसके लिए ये है, सारे ऑप्शन में ये है कि एक तो है बहुत ज़्यादा, फिर एक है ज़्यादा करता हूँ, मतलब एक कह रहा है नहीं मैं तो औसत करता हूँ, एक ऑप्शन है औसत, और नंबर 4 है कम, और नंबर 5 है आपका बहुत कम। क्या, बहुत कम। अब विद्यार्थी से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एक विद्यार्थी है हेमंत नाम का, हेमंत से ये क्वेश्चन पूछा कि आप विज्ञान को पसंद करते हैं। हेमंत से क्वेश्चन पूछा कि आप विज्ञान को पसंद करते हैं, तो हेमंत ने बताया, ऑर्डर दिया ए कि मैं विज्ञान को पसंद करता हूँ, ए नंबर के आधार पर पसंद करता हूँ कि मैं विज्ञान को पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यदि यहीं पर इस प्रकार से हो, और आप हिंदी को कितना पसंद करते हैं, तो देखिए विज्ञान तो उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तब तो उसने दे दिया ए, और हिंदी माना कि उसकी पसंद नहीं है तो उसने बोला सी। हिंदी के लिए वो क्या देना चाह रहा है, सी। भाई हिंदी मेरी क्या है, एक एवरेज सब्जेक्ट है, हिंदी क्या है, एक औसत के रूप में पसंद करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं हिंदी को पसंद नहीं करता। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर एक रेटिंग के रूप में दिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपकी वो रेटिंग देंगे। एक क्वेश्चन पूरी क्लास के अंदर है और क्लास उसके आधार पर क्या दे रही है, रेटिंग दे रही है, तो अलग अलग बच्चे की क्या आएगी, रेटिंग आएगी, जिससे हम विद्यार्थियों की पसंद नापसंद, पसंद नापसंद, उनकी रुचि, उनकी आवृत्ति, उनकी एटीट्यूड, इसको हमको समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है कि ये विद्यार्थी विज्ञान में या गणित में अच्छा है। जैसे कोई विद्यार्थी गणित में बहुत अच्छा है, किस में अच्छा है, गणित में अच्छा है, और उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आप इस बात से समझते थे ये गणित में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो भविष्य में क्या बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा या बहुत बड़ा गणितज्ञ बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा गणितज्ञ बनेगा। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्रम निर्धारण मापनी भी हमारी ये कैसी मापनी है, गुणात्मक विधियों के लिए ही उपयोग में होने वाली विधि है। अब नेक्स्ट है हमारी जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, देखो जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि को देने वाले विद्वान का नाम है टायर्डमैन। कैसा मैन, टायर्डमैन। जीवन इतिहास विधि को देने वाले विद्वान का नाम है टायर्डमैन। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, जैसे आपने किसी को क्वेश्चन पूछा भाई आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो आदमी क्या बोलता है इसके बारे में, भाई जीवन टायर्ड चल रहा है, बिल्कुल कोई ज़्यादा मजेदारी नहीं आ रही है, सब सिस्टम बिगड़ रहा है अपना, ठीक है ना। तो टायर्डमैन क्या है, टायर्डमैन। जीवन हमारा कैसा चल रहा है, टायर्ड चल रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने ये कहा कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, टायर्ड चल रहा है, मतलब बहुत अधिक वो नहीं है, मतलब देखो हर किसी व्यक्ति के पास क्या है, बहुत अधिक वो नहीं है, सोर्स नहीं है व्यक्ति के पास, बहुत अधिक सोर्स नहीं है, तो लोगों का जीवन कैसा चलता जाता है, टायर्ड ही चलता है, ठीक है।
तो टाइट की जगह इसको हम बोलेंगे टाइट चल रहा है, लेकिन टाइट से आप क्या रखेंगे, टाइड। कौन सा, टाइडमैन। ठीक है, जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि से मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के अंदर क्या है, या तो विलक्षण प्रतिभा है या उसके अंदर विलक्षण प्रतिभा नहीं है, या तो विलक्षण प्रतिभा है या उसके पास क्या है, विलक्षण प्रतिभा नहीं है, या उसके पास हम कहेंगे वो पिछड़ापन बहुत है, पिछड़ेपन में है। विलक्षण प्रतिभा है या वो किसमें, पिछड़ेपन में। तो विद्यार्थी से ये पूछा जाएगा कि ये पता लगाने की कोशिश की जाए किसी विद्यार्थी के बारे में कि या तो वो पिछड़ा इतना क्यों है या वो इतना विलक्षण क्यों है। इस बात का जब पता लगाना हो तो कौन सी विधि अप्लाई की जाएगी, जीवन इतिहास विधि। तो जीवन इतिहास विधि में क्या होगा कि जो जीवन के इतिहास को जानने की कोशिश की जाएगी कि पुराना जीवन है, जो फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक कैसा रहा है, उसको जानने की कोशिश की जाएगी। उसे जानेंगे किससे, जानेंगे उसके परिवार से, उसके किससे, मित्रों से, उसके सगे संबंधियों से, उसके अध्यापकों से, उसके नज़दीकियों से, उनके नज़दीकी व्यक्ति सबसे लेकर के उसके बारे में हम क्या कलेक्ट करेंगे, जानकारी कलेक्ट करेंगे। बट एक बात ध्यान रखना चाहिए, आपको सबसे पहली बात यहाँ तो ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस जानकारी के बारे में इस वाले व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है कि मेरे बारे में आप जांच कर रहे हो, मेरे बारे में आप जांच कर रहे हो, उसको पता नहीं चलना चाहिए। जैसे कि आप जो एक रोहित नाम का व्यक्ति है, रोहित नाम के व्यक्ति के बारे में आप जानकारी करना चाह रहे हैं, रोहित नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी करना चाह रहे हैं, तो रोहित को पता नहीं चलना चाहिए कि यार मेरी कोई जांच कर रहा है, मेरी कोई जांच कर रहा है। नहीं तो क्या कहेगा, रोहित फिर बातों को बदलने लग जाएगा और आप रोहित के बारे में आप प्रॉपर रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। रोहित इतना विलक्षण क्यों है या रोहित इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपके एक साइड मूल्यांकन की प्रविधियों में गुणात्मक प्रविधि आएगी और एक साइड आपके लिए क्या आएगा, मात्रात्मक प्रविधि लिखी आएगी। तो आपसे पूछा है कौन सी गुणात्मक विधि है, कौन सी मात्रात्मक। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि है लिखित परीक्षा, मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि है लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या साक्षात्कार, या साक्षात्कार या आपका प्रायोगिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। तो देखिए लिखित, वस्तुनिष्ठ और प्रायोगिक, इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर, आपके मात्रात्मक में या परिमाणात्मक वाले पोर्शन में आपको पढ़ चुके हैं। बट साक्षात्कार हमने ये पढ़ा है, वो किस विधियों में पढ़ा है, गुणात्मक प्रवर्धन की विधियों में पढ़ा है। जैसे मैं बताया था, साक्षात्कार को देने वाले विद्वान का नाम क्या है, जॉन डार्ले। तो वैसे भी आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, देखो साक्षात्कार में कैसे करेंगे, साक्षात्कार में हमेशा हमें अपनी जान डाल देनी चाहिए, जान डाल देंगे किसमें, साक्षात्कार में। और साक्षात्कार आपका अच्छा हो गया तो ये मान लो आप कोई भी परीक्षा हो आप उसके अंदर आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा एक सेकंड, देखिए नेक्स्ट इसमें जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे कि मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हम लेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन की विशेषताओं में हम देखें, मूल्यांकन की विशेषताओं में क्या क्या है। तो मूल्यांकन की विशेषताओं में देखें, सबसे पहले होती है वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, और एक होती है वस्तुनिष्ठता के बाद होती है एक होती है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, एक होती है आपकी वैधता। क्या होती है, वैधता। इन तीनों को समझते हैं, उसके बाद और लिखेंगे। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी से मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविटी की क्या विशेषता रहेंगी। पहली विशेषता, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए,
दूसरी ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, जब आप एक ऐसा मूल्यांकन किसी विद्यार्थी के लेना चाह रहे हो और वहां पे यदि उस क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी है तो वहां प्रश्नों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न का एक ही आंसर होना चाहिए। प्रश्न का आंसर भी कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तीसरी इसमें विशेषता इंक्लूड करते हैं, आंसर बहुत छोटा होना चाहिए। यह तो कोई परीक्षा ऐसी है उसमें आपसे ये लिखा गया कि इसका प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में दें, 35 शब्दों में दें, फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप की नहीं है, फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा नहीं है, वो आपकी परीक्षा फिर सब्जेक्टिव हो गई है। कैसी होगी आपकी परीक्षा, वो सब्जेक्टिव हो गई है, वो लिखित परीक्षा में इंक्लूड हो जाएगी। तो प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, प्रश्न का आंसर एक ही होना चाहिए, आंसर बहुत छोटा होना चाहिए। एक जो चौथी विशेषता, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में अध्यापक की रुचि, ईर्षा, प्रेम, द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ता है। अध्यापक की रुचि का, ईर्षा का, द्वेष का, प्रेम का क्या नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, जैसे कोई आप एग्जाम देने के लिए गए, आप इस एग्जाम को दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम आप लिख के आ चुके हो, लिख के आने के बाद उसका क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, और मूल्यांकन कर रहा है कोई आपका टीचर है, वो बहुत परिचित टीचर है। टीचर कैसा है, परिचित है, टीचर आपका परिचित है, और आपको पता चल गया कि भाई मेरी कॉपी उस जो हमारा जो जानकार टीचर है उसके पास हमारी कॉपी पहुंच चुकी है, तो आप उससे अप्रोच भी लगाएं कि सर मेरे ज़्यादा नंबर दे देना, है ना। या टीचर को तुमसे बड़ी ईर्ष्या है, वो तुमसे जलता है, वो टीचर तुमसे क्या करता है, जलता है, तुमसे ईर्ष्या करता है या तुमसे द्वेष करता है, तब क्या होगा इस कंडीशन में, आप ABCD वाला टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का C आंसर है, और आप C पे टिक लगा के आए हो, C का ही आप गोला भर के आए हो। तो अब एक बात बताइए, चाहे वो आपसे प्यार करे, चाहे वो ईर्ष्या करे, चाहे द्वेष करे, उसको तो इस पर नंबर देना ही पड़ेगा, और नंबर कितना देगा, वो 1 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो देखो, ना तो यहाँ पे उसको ईर्ष्या थी तो उसने नंबर आपका काटा नहीं, ईर्ष्या है तो ये सोचे वो मैं आपका नंबर काट लूँ, तो ऐसा वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो उसने 1 की जगह आपको 2 वो आपको दे नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिविटी। इसको याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप किसी से मतलब ईर्ष्या करें, द्वेष करें, इसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तब वो आपकी कौन सी विशेषता कहलाती है, वो आपकी वस्तुनिष्ठता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता के बाद अब देखें आप थोड़ा विश्वसनीयता को देखें। किसको देखें, विश्वसनीयता को देखते हैं। विश्वसनीयता को मैं बता दूं कि जब व्यवहार में, विश्वसनीयता की परिभाषा है, व्यवहार में शुद्धता प्लस संगतता हो, संगतता, एक्यूरेसी हो और कंसिस्टेंस हो, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी हो, तब वो आपकी क्या कहलाती है, विश्वसनीयता कहलाती है। इसका मतलब क्या है, इसमें आप एक मतलब को समझें कि विश्वसनीयता कहती किसे हैं। तो देखिए, जैसे कोई विद्यार्थी है, आप एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल है उस विद्यार्थी के बारे में। जैसे एक विद्यार्थी है, उसका नाम है रोहित नाम के विद्यार्थी के क्या है कि जैसे कक्षा के अंदर परीक्षा ली गई, जैसे कि फर्स्ट मंथ में कोई अध्यापक ने परीक्षा ली, पहले मंथ में जब परीक्षा ली तो उसके 50 में से आते हैं 40 नंबर, ठीक है। सेकंड मंथ में फिर टीचर ने उसी सब्जेक्ट की नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं उनमें से परीक्षा ली, फिर उसके क्या आते हैं 40 या 41 नंबर ही आते हैं, ठीक है। फिर उसने थर्ड मंथ में भी अध्यापक ने क्या ली, परीक्षा ली, तो उसके नंबर कितने आ जाते हैं, 39 आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ मंथ में भी जब उसने परीक्षा ली तो उस विद्यार्थी के जो नंबर हैं वो कितने आ जाते हैं, फोर्थ विद्यार्थी ली तब भी उस विद्यार्थी के नंबर कितने आते हैं, 40 के आसपास ही आते हैं। तो अब एक बात को देखिए, अब इस बात को समझिए कि रोहित के नंबरों में एक क्या है, एक सीरीज है, एक क्रम है, पहले 40 फिर 41 फिर 39 और 40। तो इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है।
कंसिस्टेंसी है। तो हम इस बात को समझते हैं कि रोहित एक ऐसा बच्चा है जो 50 में से 40 नंबर लेके आ सकता है। इसका मतलब हुआ 50 में 40 नंबर आ रहे हैं तो 80% वाला विद्यार्थी, कितना, 80%, मतलब उसके वार्षिक परीक्षाओं में भी 80% नंबर आएंगे। तो इसका अर्थ देखो ये होता है, ये जो परीक्षा है विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता में आपके लिए जो शब्द ये आएगा कि ये आएगा बार बार शब्द लिखें। इसमें जो सेंटेंस आपको डायरेक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि बार बार मूल्यांकन करने पर भी, बार बार मूल्यांकन करने पर भी विद्यार्थी के अंकों में अंतर नहीं आए, तब वो क्या कहलाती है, तब वो आपकी क्या कहलाती है, विश्वसनीयता कहलाती है। शुद्धता होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, संगतता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे बार बार आप मूल्यांकन करो, बार बार मूल्यांकन करें तब भी उसमें क्या नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहां मूल्यांकन बार बार करना पड़ेगा। मूल्यांकन मतलब एग्जाम्स देने, एग्जाम्स ज़्यादा से ज़्यादा दिला के दें, तब हमको पता चले कि उसके व्यवहार में संगतता आ रही है, तब वो क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक है। जैसे विश्वसनीयता के सिंपल सा एग्जाम्पल ये देख लें। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी एक ब्रांड के कपड़े पहनता है, ठीक है, और ब्रांड के कपड़े पहनता है, एक ब्रांड है जैसे XYZ, जो भी वो ब्रांड को लाइक करता है उस ब्रांड के वो कपड़े पहनता है, और उसने देखा कि इस वाले ब्रांड के कपड़े बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, ना इनका कलर जाता है ना कुछ भी जाता है। तो ऐसा उसने जो सेंटेंस बोला है वो क्यों बोला है, ऐसा सेंटेंस उसने इसीलिए बोला है कि जब वो 2, 4, 6 सालों से इन कपड़ों को यूज़ कर रहा है या उस ब्रांड को यूज़ कर रहा है, तो उसने देखा कि इनमें एक इस प्रकार की संगतता है कि जो कलर फेड नहीं होता, अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। उसके बारे में उसका क्या बन चुका है, विश्वास बन चुका है। क्या बन चुका है, विश्वास बन चुका है। तब वो आपकी क्या कहलाती है, विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक है, तो विश्वसनीयता कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल समझ लें, एक और एग्जाम्पल समझ लें। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एक विद्यार्थी के फर्स्ट टेस्ट में नंबर आते हैं 100 में से 90, ठीक है, बट लेकिन उसके द्वितीय टेस्ट में जो नंबर आते हैं वो आते हैं 100 में से कितने नंबर, 40 नंबर। ठीक है, 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं उसके, 40। थर्ड है, थर्ड में उसके नंबर आते हैं कितना, 50 नंबर। तो यहाँ पर मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, अब ऐसे करके क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, यहाँ पर विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि पहली बार हमने मूल्यांकन किया तब उसके नंबर आ रहे हैं कितने, 90, दूसरी बार किया तब आ रहे हैं 40, और तीसरी बार किया तो कितने आ रहे हैं, 50। तो इस विद्यार्थी के बारे में यही नहीं पता है कि ये विद्यार्थी किस लेवल का है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ये परिणाम नहीं निकाल सकते कि भविष्य में ये मतलब क्या परफॉर्मेंस देगा, कितने नंबर लेके आएगा। ठीक है, और देखें विश्वसनीयता में और चलते हैं। इस वाले सेंटेंस को याद रखें, बार बार मूल्यांकन करने पर भी उसके अंकों में अंतर नहीं आए। इस सेंटेंस को आप याद रख लें, यहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आइए विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक, विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। विश्वसनीयता को कौन कौन प्रभावित करता है, जैसे देखिए पहली विशेषता, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो तो विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जा रही है तो उसकी विश्वसनीयता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे एक परीक्षा में क्वेश्चनों की संख्या पहले 10 थी और 10 की जगह यदि हम उसको बढ़ाकर कितने कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो अब देखिए परीक्षा के अंदर विश्वसनीयता बढ़ जाएगी कि मतलब अब यहाँ पर किसी क्वेश्चन में क्या फेरबदल हो सकता है, इसके लिए अब गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ होने पर उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। ठीक है, और देखिए क्या होगा, यह है परीक्षाओं का रिपीटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया जाए। अच्छा, यदि परीक्षा में वस्तु व्यक्तिनिष्ठता बढ़ जाए,
देखो यदि परीक्षा के अंदर क्या बढ़ जाए, व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब है कि अब यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या कम कर दिया, 10 की जगह क्वेश्चनों की संख्या कितनी कर दी है, 5। जैसे निबंधात्मक प्रकार के क्वेश्चन हो गए और यहाँ विद्यार्थी को लिखित में आंसर देना है, और कुछ क्वेश्चनों के आंसर हैं वो थोड़ा अपने मन से भी उसमें लिख सकता है। तो क्या होगा, इसकी जो विश्वसनीयता है, परीक्षा की जो विश्वसनीयता थोड़ी सी प्रभावित होगी। इस व्यक्तिनिष्ठता के अंतर्गत क्या होगा, जैसे किसी विद्यार्थी को 10 नंबर है, 10 में से 5 मिलेंगे, किसी को 10 में से 6 मिलेंगे, किसी को 10 में से क्या मिलेंगे, 7, और किसी को 10 में से क्या मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो ये विश्वसनीयता इस प्रकार से प्रभावित हो रही है कि बार बार परीक्षा ली गई तो उससे क्या आ रहा है, मूल्यांकन क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो व्यक्तिनिष्ठता यदि बढ़ा दी जाए तो विश्वसनीयता भी बढ़ेगी नहीं, विश्वसनीयता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परीक्षा की विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए और क्या है, इस प्रकार से यहां से आपके विश्वसनीयता से क्वेश्चन है। एक और सेंटेंस आप याद रखें कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय होते हैं, लेकिन हर विश्वसनीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ नहीं होता, वस्तुनिष्ठ नहीं होता। जैसे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो विश्वसनीय होते हैं, इस बात में तो कोई दौरा है नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या रहेगा, बिल्कुल विश्वसनीय रहेगा, उसमें विश्वास है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आके ऑप्शन है तो आपको 1 नंबर उसमें मिला ही जाएगा। लेकिन जो विश्वसनीय जो प्रश्न है, जरूरी नहीं है वो भी वस्तुनिष्ठ की तरह कार्य करे। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है वो हमेशा क्या रहो, वस्तुनिष्ठ ही हो। आप इस सेंटेंस को याद कर लें और इन दोनों को समझ लें। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि विश्वसनीयता क्या है, तो विश्वसनीयता मूल्यांकन की एक क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है इसमें वैधता। नेक्स्ट है वैधता। वैधता से अर्थ क्या है, वैधता से वैलिडिटी। इसमें एक सेंटेंस है, जो मूल्यांकन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाए उसी की पूर्ति करे। देखो, जो वैधता से मतलब है जो मूल्यांकन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाए उसी उद्देश्य की पूर्ति करे, तब वो क्या कहलाती है, मूल्यांकन की वैधता विशेषता कहलाती है। मतलब जिस कार्य के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, आप उसी वाले कार्य को जाकर ही करते हैं, तब तो आप हो वैलिड। नहीं तो आपको कार्य कोई दिया गया, आप कार्य कोई दूसरा कर रहे हैं, तो इसके लिए सब रहेगा अनवैलिड, आप मतलब वैलिड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल समझें, जैसे एग्जाम्पल से समझें, जैसे हमको मूल्यांकन करना है 10th क्लास का, 10th क्लास के मैथ्स के बच्चों का हमको मूल्यांकन करना है कि वो मैथ्स में कितना जानते हैं। बट हमने क्या कर दिया, 10th क्लास के बच्चों को जानना चाह रहे हैं, बट हमने पेपर बनाया 12th क्लास के मैथ्स से, 12th क्लास के मैथ्स से बनाया हमने पेपर। अब हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं इन बच्चों का। क्या ये मूल्यांकन करना सही है, क्या ये मूल्यांकन की विशेषता मानी जाएगी? देखो, ये मूल्यांकन की विशेषता बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, 10th क्लास के बच्चों को जांचना था, तो आपको 10th क्लास के मैथ से ही आपको क्या बनाना पड़ेगा, पेपर बनाना पड़ेगा। 10th क्लास के मैथ से ही आपको क्या बनाना पड़ेगा, पेपर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तब वो आपकी क्या कहलाएगी, वैलिडिटी कहलाएगी, कि आपको जिस काम के लिए डिसाइड किया गया आपने वही वाला काम किया है। जो परीक्षण था वो हमारा 10वीं क्लास के मैथ्स के लिए बनाया गया था, वो 10वीं की क्लास की बुक्स में से ही बनाया गया, तभी जाके वो वैलिड माना जाएगा। आप 12th में से बना दें, 11th में से बना दें, 9th में से बना दें, तब वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, वैधता के बारे में एक सेंटेंस और याद कर लें, यह मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता है। कैसी विशेषता है, सबसे अच्छी विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता है। जैसे आपके लिए ऑप्शन में पूछा जाए कि मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, ऑप्शन में आपके लिए है वैधता, फिर है आपका विश्वसनीयता, और फिर है आपका वस्तुनिष्ठता।
तो आपका आंसर क्या रहेगा, वैधता रहेगा। कि मूल्यांकन की जो सबसे बेस्ट विशेषता है वो आपकी क्या रहती है, वैधता रहती है। ना ही विश्वसनीयता है, ना ही क्या है, वस्तुनिष्ठता है। वैधता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वैलिडिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैलिड नहीं है तो फिर चीज़ सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और मूल्यांकन में क्या होना चाहिए। मूल्यांकन में देखिए, और देखिए क्या विशेषता है मूल्यांकन में। मूल्यांकन विभेदकारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विभेदकारी। और मूल्यांकन स्पष्ट होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। देखो मूल्यांकन है, मूल्यांकन विभेदकारी। देखो मूल्यांकन इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि हम विद्यार्थियों में विभेद पैदा कर सकें। मतलब हम ये जान सकें क्लास में किस किस टाइप के विद्यार्थी बैठे हैं, कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन सा है, सुपर इंटेलिजेंट कौन सा है, लोअर क्लास वाला कौन सा है, मतलब बिल्कुल जिसका पढ़ने में स्तर कम है वो वाला कौन सा है। तो हम कहें कि जैसे कि विभेदकारी परीक्षा ऐसी होनी चाहिए, मतलब परीक्षा मतलब मूल्यांकन की विशेषता ऐसी है, परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि औसत बच्चा कौन सा है, होशियार बच्चा कौन सा है और कमज़ोर बच्चा कौन सा है। ये तीनों ही विशेषता उसमें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। इसी के आधार पर हमको पता चलेगा विद्यार्थी कौन से स्तर का है, तब तो है प्रॉपर मूल्यांकन, तब तो अच्छा मूल्यांकन वो माना जाएगा। मूल्यांकन की विशेषता में विविधकारता मानी जाएगी। लेकिन आपने मूल्यांकन ऐसा दे दिया, इतने सारे सरल क्वेश्चन दे दिए, और सबने सरल क्वेश्चन देने के बाद सब बच्चों के क्लास में 90 नंबर आए हैं, तो आप इसमें ये नहीं पहचान पाओगे कौन सा बच्चा तो होशियार है, कौन सा कमजोर है, कौन सा बच्चा औसत है। तो इसीलिए जब परीक्षाएं बनाई जाती हैं तो परीक्षाओं में देखना कुछ तो सरल क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ आते हैं, और कुछ कहते हैं अल्ट्रा टफ, बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ आ जाते हैं, जिनका सॉल्यूशन आरपीएससी के पास भी नहीं हो पाता है। हो जाता है कि एंड में आकर के वो डिलीट हो, या उनके आंसर मिलते हैं तो बहुत अधिक किताबों को खोजने के बाद उनके आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन की ये विशेषता कौन सी होगी, विभेदकारी होगी। कौन सी होगी, विभेदकारी। और है स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्लियर। जो भी आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं, मूल्यांकन की विशेषता होनी चाहिए, जो भी हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। पहली बात स्पष्ट मतलब एक तो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध के बावजूद ये है कि शब्द के अर्थ, शब्द का अर्थ है ना, दो ना निकलें, ये शब्द के अर्थ दो ना निकलें। जैसे जैसे कक्षा के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके आपके दो अर्थ निकल रहे हैं, डबल मीनिंग वाला नहीं होना चाहिए। एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, एकदम सरल होनी चाहिए, और बिल्कुल ही समझने लायक होनी चाहिए कि हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, स्पष्टता होती है। क्या होती है, स्पष्टता। व्यापकता। व्यापकता देखो मूल्यांकन की एक विशेषता यह है, जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन जब परीक्षाओं के माध्यम से करोगे आप, मूल्यांकन जब आप कर रहे हैं तो ये विशेषता इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये विशेषता इंक्लूड होनी चाहिए कि परीक्षाएं कैसी हों, व्यापक। परीक्षा की व्यापक से मतलब क्या है, परीक्षा की व्यापक से मतलब यह है कि सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर होना चाहिए। जैसे 15 यूनिट्स हैं तो आप कम से कम ऐसा पेपर बनाएं कि 15 में से कम 13 या 12 यूनिट को आप क्या करें, कवर करें। ठीक है ना, तब वो क्या कहलाएगी, व्यापकता कहलाएगी। यदि आप ऐसा पेपर बना के जा रहे हैं कि आपने कह दिया बच्चों से याद करके ले आना, और पूरा के पूरा पेपर आपने पहले पाठ और दूसरे पाठ में से दे दिया, तो यहाँ पर मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, व्यापकता नहीं है। और जब मूल्यांकन में व्यापकता नहीं है तो मूल्यांकन भी आपका अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मूल्यांकन में व्यापकता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक होता है व्यवहारिकता और एक होती है मानकता। व्यवहारिकता और मानकता। व्यवहारिकता से मतलब है जो मूल्यांकन है, जब मूल्यांकन आप कर रहे हैं या जो भी आप परीक्षाएं ले रहे हैं, वो परीक्षाएं जो भी आप मूल्यांकन ले रहे हैं, परीक्षाएं ले रहे हैं, उनमें जो भी ज्ञान दे रखा है वो बिल्कुल ही व्यवहारिक होना चाहिए।
ऐसा ज्ञान पूछना चाहिए परीक्षाओं में जो जीवन में क्या आता हो, जीवन में क्या आता हो, काम आता हो। इस प्रकार से व्यवहारिक होना चाहिए। अब जैसे आप कोई भी सिलेबस उठा के देख लें, जैसे आप रीट का सिलेबस देख लें, आपको रीट के सिलेबस में ये शिक्षण विधियाँ पढ़ाई जा रही हैं, तो शिक्षण विधियाँ इसलिए पढ़ाई जा रही हैं कि आप भी जब अध्यापक बन जाएंगे तो इन कामों को आप करेंगे कि परीक्षा स्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षा कैसी होनी चाहिए? परीक्षा में ईर्ष्या द्वेष प्रेम हमको नहीं रखना है। बच्चे का मूल्यांकन करना है तो उसमें क्या है, उसमें एक्यूरेटी एंड कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए, जैसे आपको जो मैथ्स का सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो मैथ्स में यहाँ पे जैसे आपके लिए सवाल दे रखे होंगे, प्रतिशत के दे रखे हैं, लाभ हानि के दे रखे हैं। तो सिलेबस में लाभ हानि प्रतिशत इसीलिए तो ऐड किया गया है कि आप व्यवहारिक रूप में भी इस बात को समझ पाओ। आपको कहीं जाना है, जैसे आप एक वॉच खरीद के लेके आए, वॉच खरीद के लाए 2000 रुपये की, अब आपने उस वॉच को 10% के लॉस से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो 10% होता क्या है 2000 का, ठीक है ना। जैसे 200 रुपये होता है 2000 का 10%, तो आपने उसको 1800 में बेचा। तो ये आपको कैलकुलेशन करना खुद को भी तो आना चाहिए, इसीलिए क्या है यहाँ पर व्यवहारिकता इंक्लूड होनी चाहिए कंपटीशन में। एक है मानकता। मानकता से मतलब है कि एक ऐसा मानक या स्टैंडर्ड डेवलप करना जिससे हम ये बता सकें कि इस विद्यार्थी की उपलब्धि ये है और इस विद्यार्थी की उपलब्धि ये है। स्टैंडर्ड में क्या होगा, मानकता में ऐसा मानक या नॉर्म्स विकसित करना जिससे विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। जिससे विद्यार्थियों क्या किया जा सके, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। जैसे क्या मानक डेवलपमेंट पहले से देखा जाए तो जैसे मानक डेवलपमेंट तुमने देखा, परसेंटेज एक मानक है, प्रतिशत का मानक दे रखा है, एक ग्रेडिंग का मानक बहुत पहले से चल रहा है, एक परसेंटाइल का मानक चल रहा है। जैसे किसी विद्यार्थी की 90% अंक आए हैं और किसी दूसरे विद्यार्थी कितने आए हैं, 60% अंक आए हैं। तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं, ये हम मूल्यांकन के माध्यम से हम समझ गए कि एक विद्यार्थी 90% अंक है तो वो क्या है, विद्यार्थी होशियार है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। बट लेकिन किसी बच्चे के जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, केवल 60% ही आ रहे हैं, केवल 60% ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चा केवल और केवल एक औसत टाइप का बच्चा है। कैसा बच्चा है वो, औसत बच्चा है, ठीक है। तो मूल्यांकन में मानकता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे यदि मानकता नहीं होगी तो हम क्या होगा, रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मूल्यांकन का जो अर्थ निकल के आता है वो एंड में आकर के यही आता है कि किसी निर्णय तक पहुंचना, निर्णय तक पहुंचना। परीक्षाएं दी, परीक्षाएं देने के बाद आपकी कितनी परसेंटेज आई है, यदि आप इस बात पर नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब आपने मूल्यांकन अभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि मूल्यांकन की जो बात है वो आती है रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि रिजल्ट क्या आया है तब तो है वो मूल्यांकन, यदि रिजल्ट नहीं आया है तो वो मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे, वो इस चीज को बता देता हूं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये है कि मूल्यांकन की विशेषता, मूल्यांकन की विशेषता आत्मनिष्ठता होती है। तो देखिए आप, मूल्यांकन कभी भी भाई देखो आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। आत्मनिष्ठ का मतलब है कि मेरी इच्छा के अनुसार आप मूल्यांकन करें मेरा। आत्म मतलब खुद का और निष्ठा मतलब इच्छा। आत्म मतलब क्या हो गया, स्वयं, और निष्ठा मतलब इच्छा। स्वयं की इच्छा के अकॉर्डिंग मैं कहूं कि गुरुजी आप मेरा मूल्यांकन मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग कर लें, तब वो क्या है, आत्मनिष्ठता है। लेकिन एक अच्छा जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन में आत्मनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, उस मूल्यांकन में होनी चाहिए वस्तुनिष्ठता। क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, सही विद्यार्थियों के लिए सेम रहेगा। वस्तुनिष्ठता उसे कहते हैं। आत्मनिष्ठता मतलब है पर्सनली मेरे लिए ऐसा रहेगा। तो देखो मूल्यांकन की जो विशेषता है वो हमारी आत्मनिष्ठता नहीं होती। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इस बात को बिल्कुल याद रख लें कि मूल्यांकन की विशेषता आत्मनिष्ठता नहीं होती है। मूल्यांकन की विशेषता तो वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, व्यवहारिकता होती है,
विविधता होती है, मानकता होती है, बट लेकिन आत्मनिष्ठता इसकी विशेषता नहीं होती। विशेषता वाले पोर्शन से आपसे क्वेश्चन गारंटेड ही पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में, ईवीएस में आपका कहीं ना कहीं आपसे यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मूल्यांकन के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए।